प्रिय साथियों, प्रणाम। मैं प्रीति गुलवानिया करियर एडवाइस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हमारे साथ हैं आंचल गोले, बेहद परिश्रमी और प्रतिभाशाली बालिका। हाल ही में प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी PAT का रिजल्ट आया है और आंचल ने पूरे मध्य प्रदेश में महिला वर्ग में टॉप किया है। उन्हें और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। हर सफलता के पीछे होती है संघर्ष और तपस्या की कहानी। बड़वानी की बिटिया आंचल ने अपनी कहानी हमारे आग्रह से हमारे साथ साझा की। वह कहानी आपको भी प्रेरणा देकर आपकी प्रगति का पथ प्रशस्त करेगी। तो सुनते हैं आंचल की कहानी, आंचल की जुबानी। सभी को नमस्ते। हाँ, सर्वप्रथम मैं श्री मधुसूदन चौबे सर का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया तथा आपके सामने उपस्थित होने का मौका दिया। मेरा नाम आंचल गोले है और मेरे पिताजी का नाम श्री दिलीप गोले और माताजी का नाम श्रीमती ममता गोले है। मैं एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ। मैंने 11वीं 12वीं जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उन्हें उत्कृष्ट विद्यालय से लिया था और वहीं पर 12वीं तक की अपनी पढ़ाई पूर्ण करी थी। उसके बाद मुझे एग्रीकल्चर जब मैंने सब्जेक्ट लिया था तब मुझे सभी ने कहा था कि कैसा सब्जेक्ट है, कुछ मान्यता नहीं है इस सब्जेक्ट की, आगे कुछ स्कोप है क्या है, कुछ नहीं। पर मुझे जो जिस फील्ड में मुझे जाना था मैंने वो सब्जेक्ट लिया है और उसका मैंने किसी की नहीं सुनी कि मुझे कोई बोल रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ तो तू मेरे साथ ये कर ले, ये मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ। क्योंकि अपन किसी और की वजह से अपने सपनों को क्यों साइड से कर दे। अपन जो सपना है उसी को फोकस करके आगे बढ़ सकते हैं, किसी और के कहने में नहीं कि उस सामने वाला क्या सोचता है कि अपन क्या करना चाहते हैं। इस प्रकार मतलब किसी के भी कहने में नहीं आना। अगर आपका भी कोई सब्जेक्ट है, आपका कोई गोल है कि आपको ये करना है, आपका कोई सपना है, तो आप किसी के कहने पर मत आना कि मेरी सहेली ये कर रही है तो मैं भी ये कर लूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। किसी के साथ करने से उसका क्या, उसको वो करना रहेगा तो वो तो अच्छे से कर लेगी, पर आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा उस बारे में। आप उसके कहने से कर लोगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा आपका, क्योंकि आपका सपना कुछ और था और आप किसी और के कहने से कुछ और कर रहे हो तो ये संभव ही नहीं होगा कि आप उसमें अच्छी तरक्की हासिल करो। मैंने जो PAT एग्ज़ाम का लक्ष्य PAT आप में से कोई बैठा जो PAT का फुल फॉर्म जानता है? आप बताएं। बहुत बढ़िया। PAT जो कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, मतलब आपने भी 12th के बाद एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर एडमिशन जो लिया है, जैसे किसी ने BA के लिया है, किसी ने BSc के लिए लिया है, वैसे ही मैं जो BSc एग्रीकल्चर करना था वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, जिसकी मान्यता बहुत है। सबसे प्राइवेट कॉलेज में कोई मान्यता नहीं है BSc एग्रीकल्चर के डिग्री की। तो मुझे वहाँ से इसमें जाने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है जो PAT होती है, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ये कृषि से संबंधित एग्ज़ाम है, तो इसमें जाने के लिए एक ये एग्ज़ाम देनी पड़ती है तथा इसमें पास होना पड़ता है। तो फिर अपने को गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज मिलता है जहाँ से अपन अपना सब्जेक्ट अपनी डिग्री कर सकते हैं। जो ऑनर्स डिग्री रहती है, प्रोफेशनल डिग्री मिलती है। जैसे नॉर्मली कोर्स होते हैं 3 साल में ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, वो मेरा कोर्स रहेगा 4.5 साल का, जिसमें मुझे BSc एग्रीकल्चर की डिग्री प्राप्त होगी। और मैंने ये जो पढ़ाई है PAT के लिए, ये जो मैंने संघर्ष किया, ये मैंने मेरी कोचिंग संस्थान खरगोन से सनराइज एग्रीकल्चर कॉलेज से सनराइज एग्रीकल्चर कोचिंग से पूर्ण करी थी। आपके जीवन में आपका समय का बहुत महत्व होना चाहिए, क्योंकि जब आप कहीं पे भी जाओ, थोड़े समय की वजह से रुक जाओ तो आपको बहुत बुरा लगेगा। कि ऐसा मेरे साथ हो चुका है कि मैंने जब फर्स्ट ईयर पहली बार ड्रॉप लिया था तो मैंने मतलब पहली बार ड्रॉप लेने के बाद जो मैं इंदौर में एग्ज़ाम हुई थी, मेरी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुई थी, तो मैं देने गई थी सेंटर पर। तो मैं 5 मिनट में तबीयत ख़राब हो गई थी उस टाइम, तो मैं 5 मिनट लेट हो गई थी, तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया था एग्ज़ाम में। तब मुझे बहुत मतलब वहाँ पर भी बहुत रोना आया कि
कि मेरी एक वर्ष की जो मेहनत थी वो खराब हो गई, पर नहीं, उसके बावजूद जो मेरे कोचिंग के संचालक सर थे, डायरेक्टर सर श्री अमित राणे, आज मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और उन्होंने मेरे पापा को बोला कि आपकी बेटी कर सकती है। पिछले बार ही मेरा सिलेक्शन हो जाता है एग्ज़ाम में, पर मैं किसी कारणवश एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई। तो फिर पापा ने फिर सर से बात करी, फिर मैं वापस कोचिंग क्लास गई और मैंने वापस मेहनत करी, और कहते जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो मैं बहुत मतलब अब मुझे इस बात का कोई गिल्ट नहीं है कि मतलब मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई या मेरा एक साल वेस्ट हो गया। अगर मैं उस टाइम एग्ज़ाम दे देती या फिर किसी कारणवश कम नंबर आते, कोई सा अच्छा टॉप का कॉलेज मुझे नहीं मिलता, पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने अच्छे अंकों का मेरा परिणाम आया है और जिस पर मेरे परिवार वाले और मेरे शिक्षक मुझ पर बहुत गर्व कर रहे हैं आज। और सर ने भी आज मुझे यहाँ, ये मेरा पहला सम्मान है। इससे नॉर्मली जो सम्मान मिलते रहते हैं अपने, जैसे कुछ क्लास में टॉप कर लिया, पर ऐसे जो सम्मान है उससे आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आप सबके सामने उपस्थित होकर कुछ बता रही हूँ आपको मेरे बारे में। मैंने जो खरगोन क्लासेस से, खरगोन में जो मेरी कोचिंग क्लास थी वहाँ पर मैंने अपनी पढ़ाई करी। ऐसे एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, नहीं करते भी 16 घंटे के समथिंग तो पढ़ना ही पड़ता है। आप भी, आपके जो एग्ज़ाम है, आपका जो कोई फोकस आप जिस चीज़ पर करना चाहते हो आप कर सकते हो फोकस। आप अगर अच्छे से उस पर ही ध्यान लगा के, अगर एक ही चीज़ पर आपको ध्यान लगाकर आप किसी चीज़ को पढ़ना चाहोगे तो आप बिल्कुल उसमें सफलता हासिल करोगे। आप जब आते हो यहाँ पर, आप किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही आते हो। यहाँ पर आप बैठे हो, आप ऐसा नहीं कि किसी के घर वालों के फोर्स में आ रहे हो, या आपको भी कुछ करना होगा फ्यूचर में। आप किसी उद्देश्य की वजह से ही आप यहाँ आज बैठे हो यहाँ कॉलेज में। तो आप जब आते हो घर से तो आप अकेले नहीं आते, आपके माता पिता की उम्मीदें आपके साथ आती है। वाह। आपको जिन पर भरोसा होता है वो आप पर मतलब भरोसा कर सकते हैं कि नहीं ये कुछ अच्छा कर सकती है, कर सकता है। तो आप उनके भविष्य, आप उनके विश्वास को बनाए रखें और अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से किसी अच्छी सफलता को हासिल करें। और आप भी यहाँ पर मंच पर आकर कुछ कहें। आपका भी ये सपना होगा कि आपको भी कहीं पर सम्मान मिले, आपके माता पिता को कितना मतलब गर्व महसूस हो आपके ऊपर। जब क्या बोल सकते हैं, हमारे सर, हम जब क्लासेस में आते थे, जैसे लॉकडाउन कोरोना के कारण हमारी एग्ज़ाम बहुत लेट हो गई थी, तो तब हम बहुत हमारा आत्मविश्वास एकदम गिरता जा रहा था कि एग्ज़ाम कब होगी। किसी बच्चे ने तो पीजी कॉलेज में एडमिशन ले लिया कि नहीं यार एग्ज़ाम नहीं हो रही है तो मैं मेरा फोकस ही चेंज कर दूँ, मेरा सपना बदल दूँ। तो कोई पीजी कॉलेज में चल गया, कोई किधर चले गया। पर हमारे सर जब आते थे, श्री अमित राणे सर नाम है मेरे सर का, वो बहुत हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाते थे। वो हमेशा एक पंक्ति कहा करते थे, वो मैं आज आपके सामने कहकर सुनाना चाहती हूँ। कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा साध, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर भूमि से भी फल निकलेगा। हमारे सर हमेशा कुछ न कुछ मनोबल बढ़ाने के लिए कहते थे कि किसी का तो कुछ नहीं जाएगा, आपको आपकी मेहनत खुद करनी है। आज मैंने एक अचीवमेंट एक सफलता प्राप्त करी है, वो ठीक है इतनी बड़ी नहीं है, पर ये मेरे परिवार वालों के लिए और मेरे गुरुजनों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि मैंने जो भी सफलता प्राप्त करी और उनके विश्वास को मैंने बनाए रखा है, क्योंकि उनको मुझसे बहुत भरोसा था। आज मैं जितना भी जो श्रेय मेरी सफलता का, ये मैं मेरे पिताजी को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत विश्वास करा मुझ पर और मेरी सफलता को बनाए। सबकी पढ़ाई में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आती है, सबकी पढ़ाई में आती है, ऐसा नहीं है, किसी भी वजह से आ सकती है। किसी की पैसों की वजह से आती है, किसी की घर परिवार की वजह से आती है, किसी की सोच की वजह से आती है। पर मेरे पापा ने सारी चीज़ों को एक साइड में रखा और मुझे मेरे सफलता के और अग्रसर होने के लिए मुझे प्रेरणा दी। उन्होंने बहुत ही कठिनाई से मेरी सफलता प्राप्त करी। आज जो भी श्रेय मैं मेरे माता पिता को ही देना चाहती हूँ। इसके बावजूद जो मेरे क्या, आप सभी के पिताजी
बहुत मेहनत करके आपको यहाँ पर आज पढ़ा रहे हैं, आपकी हर इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आप मतलब आपके पिताजी, आप इतना सोचते नहीं होंगे, अगर आप आंखें बंद करके दिल से एक बार अपने 2 मिनट के लिए अपने पिताजी का चेहरा याद कर लो, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि आपके पिताजी आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। तो आपको भी आपके माता पिता का भरोसा बनाए रखना है अच्छे से, और आपके माता पिता को ही नहीं, आपको सबको आप पर गर्व होगा अगर आप कुछ उपलब्धि हासिल करते हो तो। जैसे कि मैंने एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, तो मेरा पूरा आत्मविश्वास टूट गया था कि यार मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई, अब मैं क्या करूँगी इसके आगे। मैं अभी तक मेरा ग्रेजुएशन पूरा होने में आ जाता, मैं यहाँ PG कॉलेज में एडमिशन लेने आई थी, पापा के साथ ही आई थी एडमिशन लेने 12th के बाद। तो यहाँ के प्रोफेसर सर थे एक, पापा के पहचान के, मेरे पापा ने भी यहीं से BA पूर्ण करा है, तो मेरे पापा के पहचान के प्रोफेसर सर थे, उन्होंने बोला था कि आपका बेटी का एग्रीकल्चर है। पापा ने बोला कि क्या एग्रीकल्चर में और आगे क्या फील्ड स्कोप है, अब मुझे भी कुछ नॉलेज नहीं था इसके बारे में। तो फिर सर ने बताया कि BSc एग्रीकल्चर करवा लो। फिर पापा ने उनकी बात सुनी और मुझे बाहर पढ़ने के लिए, विश्वास के साथ बाहर पढ़ने के लिए भेजा, और अच्छे से मैंने मन लगाकर पढ़ाई भी की। 16 घंटे तक मैंने पढ़ाई की एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम पूरे राज्य स्तर की थी। यहाँ पर हज़ारों से ऊपर बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और सीट सिर्फ रहती है 1200-1300 सीट, और हज़ारों में इस बार शायद 60-70 हज़ार से ऊपर बच्चों ने एग्ज़ाम दी, और उसमें सिर्फ रहती है 1300 सीट के समथिंग सीट्स है, और इतने बच्चों में सिर्फ 1300 बच्चों का सिलेक्शन होता है और उन्हें सीट मिलती है। बाकी की जो भी बच्चों का सिलेक्शन होता है, या फिर अगले उसी चीज़ की तैयारी करते हैं, या फिर कॉलेज बदल लेते हैं, कुछ और ही साइड से फील्ड बदल लेते हैं। मैं जिस फील्ड में हूँ आज, मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इस फील्ड में हूँ, और हमेशा अपना फोकस कभी चेंज मत करना। आप जो करना चाहते हो किसी के कहने पर कभी मत बदलना। ऐसा होता है, मतलब घर में ही बोल देते हैं नॉर्मली, सबके घर में, मेरे घर मतलब सबके परिवार में बोलते ही है कि बस लड़कियों को पढ़ा लिया 12वीं तक, हो गया 12वीं, बहुत होता है 12वीं क्लासेस सबके। मेरी कास्ट में तो बोलते हैं, मैं बहुत मतलब इतनों ने बोला, पापा मम्मी को सबको बोला, पर मेरे पापा मम्मी भी एजुकेटेड थे और उनको भी पता था कि नहीं, 12वीं के बाद सब बोलते थे क्या करना 12वीं के बाद, क्या नौकरी तो लगवानी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। पर मेरे पापा ने किसी की नहीं सुनी। उनको पता था कि उन्होंने ऐसा कहा था कि जो सपने मैं नहीं पूरा कर पाया, मेरे पापा भी BA पास आउट यहीं से थे, बट किसी कारणवश, पहले की बात है, बहुत पहले की, किसी भी कारणवश वो अपनी आगे जिनका सपना था वो नहीं पूरा कर पाए। तो वो हमेशा कहते हैं कि जो मेरा सपना जो मैं पूरा नहीं कर पाया, मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे उनका सपना पूरा करें। जो हमको मेरा एग्रीकल्चर था उसमें आता है पशुपालन सब्जेक्ट का, वो सर मुझे हमेशा, हम बैठे रहते थे ऐसे आपके जैसे ही, हम क्लास में बैठे रहते, तो सर हमें पढ़ाने आते थे, तो उन्होंने हमें मोटिवेट करा था कि जैसे हम सब एक ही चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे, PAT के लिए, तो सर हमको बोलते थे कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, सब एक ही चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर भी ऐसा स्टेज है क्लासरूम में, जिसका भी सिलेक्शन हो जाता है वो यहाँ पर आके सम्मान, जैसे मेरे यहाँ पर सम्मान हो रहा है, ऐसे कोचिंग संस्थान में भी सम्मान होता है हमारा। तो सर बोलते हैं कि, और वो भी हमारे सामने बैठे हुए, या फिर वो हमारे साथी जो रहते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो आपस तैयारी करते हैं, तो सर ऐसा बोलते हैं कि आप, जैसे आपका कोई दोस्त, आपकी सहेली यहाँ मंच पर आकर आपके सामने बोलेगा, और आप उस समय उसके सामने बैठे रहोगे, मतलब आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तभी आप उस जगह पर वापस बैठे हो, तब आपको सबसे ज़्यादा दुख दर्द आपको तभी होगा कि मेरे साथ वाला सामने मंच पर है और मैं वापस उसी जगह पर हूँ। इसलिए मतलब अपनी पढ़ाई जो अपन करते हैं वो ऐसा दिल और लगन से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला कोई पूछ रहा है तो अपन बोले नहीं, अपन नहीं बताते हैं, ये मुझसे ज़्यादा पढ़ने में अच्छी निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता। विद्या बांटने से ही बढ़ती है। आप अपनी सहेलियों की मदद करोगे। अब जैसे कोई पूछता है कि यार कॉपी दे दे, ये एग्ज़ाम है, तो आप बोलोगे नहीं मैं नहीं देती, मैं इसको बोल दूँगी कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मतलब कि वो मुझसे आगे पढ़ने में निकल जाएगी, मुझसे अच्छे अंक ले आएगी, ऐसा नहीं होता है। अपने दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए पढ़ाई में भी, कि हाँ, और क्योंकि विद्या बांटने से ही बढ़ती है। आप अगर किसी की मदद करोगे तो आपको ही मदद मिलेगी। आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आपका पढ़ाई में व्यवहार अच्छा रहेगा, तो तभी आपको मदद मिलेगी। हम खुद पढ़ाई करते थे, जब हमारे नोट्स बनाए हुए हमको सब पढ़ाते थे सर। पैनल है, पैनल मतलब
पैनल में बोर्ड टाइप पैनल रहता है, स्क्रीन टच जो आपका मोबाइल आता है ना, उसी हिसाब से एक बड़ा पैनल रहता है। हमको उस पर सर पढ़ाते थे, उस पर लिखाते थे। कोई सा बच्चा मतलब आता नहीं था क्लास, तो हम खुद मदद कर देते थे कि यार ऐसे क्या करना। बच्चे एग्जाम में, इसके एग्जाम में पॉइंट नंबर से रुक जाते हैं, तब काउंसलिंग होती है। तब एक पॉइंट नंबर भी बहुत, एक नंबर तो बहुत दूर की बात है, पॉइंट नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो बच्चों को तब बहुत दर्द होता है कि 1 साल तक मैंने इस चीज़ के लिए तैयारी करी और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे रहते हैं कि नहीं, मैं तो इसको पढ़ाई में पीछे छोड़ूंगा, ये पूछ रहा है या पूछ रही है तो मैं इसको नहीं बताऊंगा। ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। हमारे सर हमको पढ़ाते थे, तब हम हमारे नोट्स तैयार करते थे। हम सर हमको बोलते थे कि कलरफुल पेन से जो मेन पॉइंट है, जो कलरफुल पेन से लिखा करो कि आप पढ़ते समय वो अलग ही हाईलाइट होगा। हमारे सर जब हमको नोट्स तैयार कराते थे तो बोलते थे कि आपके जो पेन आप लिखते हैं, नॉर्मली ब्लैक ब्लू कलर का पेन यूज़ करते हैं। तब सर हमसे बोलते थे कि ये जो मेन पॉइंट रहता है कि जो सबसे वो क्वेश्चन का पूरा आंसर ही रहता है, जो मेन पॉइंट, उसको आप अलग पेन से लिखो। हाईलाइट आप पढ़ोगे तब आपको थ्योरी पढ़ने में हाईलाइट होगा ना, तब आपको आसानी होगी कि इसका आंसर ये है और आपको दिमाग में भी बैठ जाएगा कि इसका आंसर ये है। वो अलग ही हाईलाइट होगा आपके सामने क्वेश्चन का आंसर। और जब हम नोट्स तैयार करते थे तब एकदम ध्यान सर की तरफ रहता था, क्योंकि सर हमारी अब एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, इसमें एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। जो सर बोलते थे डायरेक्ट लिख लेना, वैसे ऐसा नहीं कि जैसे कोई सर मुझे मतलब एक क्रॉप प्रोडक्शन सब्जेक्ट रहता है एग्रीकल्चर में, जैसे कोई सर मुझे क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा रहा है और उन्होंने किसी दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी दी, पर अपन सोचते कि नहीं ये मुझे याद रह जाएगा। ऐसा नहीं, हमारे सर हमेशा बोलते थे कि वो जो ऊपर जो मार्जिन रहती है ना, ऐसा बोलते थे वो काली माता की लाइन है, उस पर जो पॉइंट बोले ना, वो जरूरी नहीं है कि ये सब्जेक्ट का है तो इसमें नहीं लिखूंगा। वो जो दूसरे सब्जेक्ट का अगर सर कोई पॉइंट बता देते थे तो उसको वैसे ही नोट कर लेना चाहिए कि अपन जब पढ़ेंगे, जब उस नोट्स को खोलेंगे तब अपने को वो शब्द दिख जाएगा और अपने को याद रह जाएगा। इसे रट के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप मतलब सोचो कि मैं इसको रट लूँगा या फिर एग्ज़ाम के टाइम पर इसको रट लूँगी, रट लिया, वो आपको ध्यान से होता जाएगा। पर आप अगर थोड़ा टाइम निकाल कर याद भी नहीं करो, पर एक बार उस पेज को पढ़ लो, 3-4 दिन थोड़े टाइम तक आप पेज को पढ़ते जाओ तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पढ़ते जाओगे तो मतलब उसी पेज को ध्यान से पढ़ लिया एक बार, अगले दिन पढ़ लिया तो आपको याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ना ही रटने की ज़रूरत पड़ेगी। आपको आराम से सब याद हो जाएगा। और हमारे जैसे नॉर्मली टेस्ट हुआ करते थे, हर मंडे को होते थे 200, जैसे ये एग्ज़ाम कैसे थी 200 नंबर के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, तो हमारे जो टेस्ट थे वो ऑफलाइन होते थे क्लासरूम में, तो कोचिंग में कि मतलब बच्चों को पीएटी जो एग्ज़ाम है उसका अनुभव हो जाए कि कैसे होते हैं। और OMR शीट देते थे सर कि OMR शीट पर आपने सबने देखी हुई OMR शीट, तो उस पर देते थे और ऐसे क्रॉस चेक कराते थे। जैसे इस लाइन का बच्चा बैठा है तो इधर इसने पार्सल करा कि इसकी मतलब नाम रोल नंबर सब लिखे रहते थे उसके ऊपर, और इधर जो इधर बच्चे बैठे हैं उनकी OMR शीट उधर ट्रांसफ़र करा देते थे सर। और एक जो आंसर शीट रहती थी आंसर की, वो सही देते थे, सब बच्चों को देते थे कि इसमें मिला के आप चेक करो किस बच्चे के कितने नंबर आए हैं। तो उससे बच्चों का अनुभव भी होता था कि उनका मतलब उनकी पढ़ाई कहाँ तक है, वो कितने नंबर ला पा रहे हैं एग्ज़ाम टेस्ट में। फिर उस हिसाब से वो परीक्षा का सोचते थे। आत्मविश्वास ज़रूरी है सबके लिए कि मुझ में आत्मविश्वास है, अति आत्मविश्वास ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मुझे आता है, ये बहुत अच्छी बात है, ये आपका आत्मविश्वास है, पर मुझे ही आता है ये अति आत्मविश्वास हो जाएगा आपका कि सिर्फ मुझे ही आता है ये नहीं। आपसे भी आगे बहुत बच्चे हैं कंपटीशन में, मुझसे आगे मेरे मतलब फर्स्ट रैंक तो महिला वर्ग में लगाई है, पर मुझसे आगे 28 बच्चे अभी भी है। पर मैं ये कभी नहीं सोचना कि सिर्फ मुझे ही आता है, आपसे अच्छे तो अपन किसी के जैसा नहीं, उससे भी अच्छा बनने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि ये अच्छा पढ़ रहा है मैं इसका जैसे बनूंगा, इसके जैसी बनूंगी, उससे भी मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, तो इसके जैसे ही क्यों बने अपन उससे भी अच्छा परिणाम दे सकते हैं। आज मेरे माता पिता को बहुत खुशी हो रही है कि सर ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और सम्मान है, मतलब घर में सभी को बहुत खुशी हो रही है। और सब मेरे परिवार वालों को, मेरे दादाजी को, सबसे ज़्यादा खुशी तो मेरे दादाजी को हो रही है कि उन्होंने उनको आज ही पता चला। मैंने बोला कि मुझे कॉलेज छोड़ देना, तो उन्होंने बोला क्या प्रोग्राम क्या है आज, तो मैंने बताया कि सर ने मुझे सम्मान के लिए बुलाया है। तो बोले बहुत बड़ी बात है, सबको हर किसी को मौका नहीं मिलता है, भले कुछ भी उपलब्धि हासिल की हो आपने, हर किसी को मौका नहीं मिलता है।
आप भी आओ, आपका जो फोकस है, आपका जो सपना है, आप उसको पूरा करो। और यहाँ पर आके आप भी आपके पढ़ाई के बारे में, आपका स्ट्रगल जो है, आपकी मेहनत है, आप उसके बारे में बता सकते हो कि हाँ मतलब मैंने ऐसा पढ़ाई करी थी, ऐसा। तो आपके माता पिता को जब आप पर बहुत गर्व महसूस होगा कि यार मेरा बच्चा इतना अच्छा पढ़ रहा है कि उसको यहाँ पर बुलाया है। जब आप कक्षा में टॉप करते थे, 12वीं के पहले की बात है, तभी इतने खुश हो जाते थे माता पिता की हाँ मेरे बच्चे ने टॉप कर आए, मतलब यहाँ पर 12वीं में फर्स्ट क्लास में फर्स्ट है, 10th क्लास में टॉप करा है, बहुत अच्छे नंबर से प्राप्त करा है। तब आप 12वीं तक तो ये कोई सफल, मतलब 12वीं तक नॉर्मल पढ़ाई रहती है। अपन सोचो कि अपना भविष्य बनाने के लिए अपन आगे जाए तो 12वीं तक नहीं, 12वीं पढ़ाई मतलब पढ़ाई 12वीं तक नहीं खत्म हो जाती है। असली पढ़ाई तो 12वीं के बाद चालू होती है। 12वीं के बाद आप अपने भविष्य के लिए अपने सपने तैयार करते हो। 12वीं के पहले ही कर लेता है कोई, मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है, वो जब से तैयारी कर देता है। पर कोई कोई ऐसा है 12वीं के बाद अपना भविष्य, मैंने खुद ने 12th के बाद अपना भविष्य, अपने सपने देखे थे कि मैं ये बनूंगी। मेरा सपना एक एग्रीकल्चर ऑफिसर, कृषि अधिकारी बनने का है। ये मैंने 12वीं के बाद ही देखा कि मैं ये बनना चाहती हूँ। तो आप असली पढ़ाई 12वीं से ही शुरू होती है, वो 12वीं के बाद ही शुरू होती है। 12वीं तक तो बेसिक पढ़ाई रहती है कि अपन इसके लिए जो आगे परीक्षा है अपन उसके लिए तैयारी कर सकें। और हमारे सर जो थे वो हमेशा आते थे और मतलब हमेशा हमको जो मोटिवेट करते थे, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उनकी वजह से, उनका बहुत भरोसा था मुझ पर। उन्होंने मेरे माता पिता को बोला था, उन्होंने ये बात बोली थी मेरे पापा को एक दिन फ़ोन पर कि मेरे पापा ने बोला कि सर इसका नंबर लग तो जाएगा ना। तो सर ने ऐसा बोला कि नंबर लगने की बात कर रहे हैं, अच्छे रैंक से नंबर लगेगा। और वो सर का जो विश्वास था उनको मैंने बनाए रखा। और मेरी कोचिंग संस्थान की पूरी टीम को मैं, जो पूरी सनराइज टीम है, जो सर जिसने हमको पढ़ाया है, आज उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत और लगन से, आज उनकी मेहनत भी रंग लाई है, उन्होंने इतने अच्छे से हमको पढ़ाया है। आज संस्थान का नाम भी, हमारी संस्थान बहुत अच्छी है। और बस ये मैं कहना चाहती हूँ कि अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखें। आपके माता पिता के बारे में भी आप थोड़ा बहुत सोचें, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि आप कुछ करो, उनकी बेटी कुछ बने, उनका बेटा कुछ बने। वो ये खुद के लिए तो नहीं कराते हैं कि ये कुछ बन जाएगा तो ये हमको कमा के देगा, ये वो खुद के लिए नहीं कराते, वो उनके भविष्य के लिए तैयारी कराते हैं। वो जो चाहते हैं ना आपको पढ़ाने भेज रहे हैं, वो इसलिए भेज रहे हैं कि आप आपके भविष्य को उज्जवल कर सके। वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, लड़कियों को इसलिए मतलब मेरे पिताजी ने हमेशा एक बात कही है कि ये जो पढ़ाई करा रहे हैं तुम्हारे, मेरे खुद के लिए थोड़ी ना है कि ये मेरे को काम में देगी, ये आगे तुमको ही काम में देगी। अपने को भविष्य में इन फ्यूचर मतलब किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़े, अपन खुद कमा सके, अपन किसी के सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़े अपने को, किसी की ये बात है। लड़कियों को ऐसा होता है अक्सर कि बड़े होने के बाद हाँ मतलब क्या बोल सकते हैं, मतलब बड़े होने के बाद लड़कियों को बहुत मतलब पढ़ाते ही नहीं है जो घर पे, तो फिर बाद में उनको दिक्कत आती है कि क्या काम करे, क्या कर सकते, काश मैं पढ़ लेती तो मैं आज इसकी तरह ये कर सकती, आज मैं जॉब करती। तो आपसे भी बस यही है कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से आपका ही भविष्य उज्जवल होगा उससे। आज मेरा सपना एक कृषि अधिकारी बनने का है और मैं चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि मैं बहुत मेहनत करूँगी इस मेरे सपने के लिए, और इस सपने को, जो मैंने सपना देखा है उसको मैं पूरा करूँगी और मेरे माता पिता का नाम गर्व से ऊँचा करूँगी। कविता कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। पंख खोल दो मेरे कहता है परिंदा, पंख खोल दो मेरे कहता है परिंदा, अभी मेरी उड़ान बाकी है। पंख खोल दो कहता है परिंदा, अभी मेरी उड़ान बाकी है, जमीन मेरी मंजिल नहीं है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद आप सभी का। आपकी मतलब आप सबसे पहले तो आपका आइडियल चुनो, जो आपका आदर्श है। आदर्श मतलब मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। आपका कोई होगा बड़ा, आपके फैमिली में होगा या फिर कहीं पे भी कि ये बहुत अच्छा ऑफिसर है या फिर कुछ भी डॉक्टर है, मैं इसके जैसा बनना चाहती हूँ। अपना आइडियल चुनो और अपने फोकस को, अपने गोल को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। आप
आपको कुछ भी दिक्कत हो तो आप सर से पूछ सकते हो, किसी से भी पूछ सकते हो, सभी आपको अच्छी राय देंगे। धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद आंचल जी। आपने अपनी तैयारी के दौरान जो अनुभव रहे हैं आपके, वो हम सभी के साथ साझा किए। इससे आपके वक्तव्य से विद्यार्थियों को प्रेरणा प्राप्त हुई है और आपके वक्तव्य से कुछ बातें सीख कर यही बातें आगे विद्यार्थियों को भविष्य में लाभान्वित करेगी। आपका कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। दीदी, आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे? मेरे प्रेरणा स्रोत हमेशा मेरे पिताजी और मेरे दादाजी रहे हैं। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी थी आगे बढ़ो। आज भी मेरे दादाजी ने कहा कि आगे लड़कियों को बहुत दिक्कत आती है पढ़ाई करने में, तो तुम आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। आइट साइड की सारी चीज़ों को हटा दो, बस अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो, आगे बढ़ो। मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिताजी, दादाजी और मेरे कोचिंग के संचालक श्री अमित राणे सर हैं। दीदी, 12th में जैसे आपने क्या आपको लगा कि आप ये बन सकते हो? मैं सच कहूँ तो 12th तक मुझे कुछ नहीं लगा कि मैं ये बन सकती हूँ या फिर ये बन सकती हूँ, क्योंकि मैंने कोई जब तक सपना देखा नहीं था। सिर्फ मुझे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर पढ़ना था, तो मैंने पढ़ाई करी। 12th के बाद तो मैं खुद पापा के साथ यहाँ कॉलेज में आई थी एडमिशन लेने के लिए। पर फिर उसके बाद जब सर ने कहा BSc एग्रीकल्चर करा लो, बहुत स्कोप है, फिर मैंने उस चीज़ के मेरे फील्ड के बारे में मैंने जानकारी निकाली कि हाँ ये जानकारी, तब जाके मैंने मेरा अपना सपना बनाया और फिर मैंने उसके हिसाब से मैंने तैयारी करी। धन्यवाद। अब मैं हमारे गुरुजी डॉक्टर चौबे सर को आमंत्रित करता हूँ कि वे हम बच्चों को आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द कहने का। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आंचल नहीं बोल रही, बल्कि ऐसा लग रहा था कि माँ सरस्वती स्वयं उसे प्रेरणा प्रदान कर रही, उसकी जिह्वा पर आसीन है और वह बहुत सारगर्भित और सफलता के सूत्र हम सभी के साथ साझा कर रही थी। उसकी बात सुनकर बहुत गर्व हो रहा था, बहुत आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह वाणी थमे ही नहीं और कंटिन्यू हम सब पर अनमोल वचनों की अमृत वर्षा करते रहे। बहुत अच्छी बात उसने कही कि माय हीरो इज माय फादर, मेरे पापा मेरे हीरो हैं। वास्तव में पापा एक अनसंग हीरो होते हैं। माँ का महत्व तो होता ही है, लेकिन पापा के बारे में ज्यादा बातें नहीं होती। लेकिन आपको बनाने में आपके पापा, हमारे सबके हमारे पापा कितनी कुर्बानियां देते हैं, इसको महसूस करना बहुत बड़ी बात होती है। आंचल ने उसको महसूस किया, दादाजी का भी उल्लेख किया, साथ ही साथ अपने गुरु के प्रति भी वो पूरे टाइम श्रद्धा से भरी रही। निसंदेह फीस देकर पढ़ाई की होगी, लेकिन जो उसके मन में भावनाएं आई अपने शिक्षकों के प्रति, वो उसकी मंजिल को और रोशन करने वाली भावना रहेगी। मुझे पूर्ण यकीन है कि वो BSc एग्रीकल्चर जबलपुर से या इंदौर से जहाँ से करेगी, वहाँ अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करेगी। BSc के बाद MSc करेगी, PhD करेगी, नेट आदि परीक्षाएं पास करेगी और कृषि वैज्ञानिक बनकर बड़वानी के ही कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ होकर निमाड़ की इस गर्म धरती पर कुछ नई फसलें लहलाने का वातावरण बनाएगी। इस बात से कोई संदेह नहीं है। पाँच 10 कक्षाओं में जो हम सीखते व्यक्तित्व विकास, वो हमने उससे 20-25 मिनट में ही सीख लिया। एक और खुशी की बात रही कि व्यक्तित्व विकास की कक्षा के विद्यार्थी भी बहुत मंत्रमुग्ध होकर आंचल के शब्दों के आंचल में ज्ञान की शीतल छाप प्राप्त करते रहे। बस ऐसी ही एकाग्रता, ऐसी ही निष्ठा आपको भी एक दिन उस पाले से इस पाले की तरफ निकाल कर लाएगी।
ये हमने आंचल का सम्मान नहीं किया, ये हमने अपने आप को एक अनुभव से गुजारने के लिए सफल व्यक्ति को बहुत नजदीक से देखने के लालच से अखबारों में पढ़ते हैं कि मेरिट में आया, टॉप किया, लेकिन उसको कभी देखा नहीं पास से। कैसा होता है तो इतने सारे हजारों बच्चों को पीछे छोड़कर सबसे आगे अपना नाम लिखा। हम तो ऐसे सफल व्यक्ति को देखना चाहते थे और इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए हमने आंचल को यहां आने का कष्ट दिया। मेरी जिंदगी का पहला अनुभव है कि मैंने किसी टॉपर को इतने नजदीक से देखा और इसके लिए मैं नंदिता, राधिका और जगमोहन का बहुत आभारी हूं। उन्होंने यह बात बताई कि इस तरह की बड़ी सफलता मिली है और हम आज आंचल को देख सके, आंचल को सुन सके। आपने उनके आंसुओं के शब्द नोट किए कि नहीं पता नहीं। इतनी तैयारी के बाद 5 मिनट के विलंब से पहुंचती है और रूढ़िवादी परीक्षक, लकीर के फकीर, नियमों पर चलने वाले लोग उसको परीक्षा हाल में आने ही नहीं देते। उन्हें क्या मालूम ये बच्ची बहुत गंभीर और सिंसियर है, ये लापरवाही में लेट नहीं हुई और ये टॉपर है भविष्य की। और वो पीड़ा आंसुओं से उसने यहां पर लिख दी हम सबके दिलों पर। वो आंसू बेशकीमती आंसू है। ये अंदर की जो नमी है, भीगापन है, यह आंचल को एक बहुत अच्छा इंसान, एक बहुत अच्छा परिवार का सदस्य, एक बहुत अच्छा नागरिक और इस कृषि प्रधान देश को और उन्नत कराने में, एक शख्सियत बनाने में योगदान देगा। आंचल को बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी को भी शुभकामनाएं कि आंचल के रास्ते पर चलकर आप भी सफलता का परचम लहराएं, माता पिता और हम सबको गौरव के पल प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आंचल गोले जी को पुरस्कृत करने के लिए सर को तथा करियर सेल की टीम को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हमारे बीच उपस्थित आज के हमारे अतिथि जिन्होंने बड़ी सफलता प्राप्त की है उनको पुरस्कार देकर उनका सम्मान करें। मोनिका और नंदिनी है और योगिता, आप सभी मंच पर आ जाइए। आभार। मैं सर की एक कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। विचलित न होना बच्चों, तुम्हारा अवदान इतिहास लिखेगा। ज्यादा ऊंचाई न दे चाहे पर तुम्हें सूरज के पास लिखेगा। आवारगी, अय्याशी, ठिलुई का मनमोहक रास्ता भी था। तुम इस पर न चले, तुम्हें लाखों की भीड़ में खास लिखेगा। जमीन पर टिके रहने की निष्ठा तुम्हें इंसान बनाए हुए हैं। आने वाला वक्त तुम्हारे हिस्से में विराट आकाश लिखेगा। छोटे गांवों की झोपड़ियों के दियो बस टिमटिमाते रहना। समय का शिलालेख तुम्हारे उजाले को शाबाश लिखेगा। आज जो मखौल उड़ा रहा है हर एक जाहिल मस्खरा मधु, कल स्वर्ण अक्षरों में तुम्हारा एक एक प्रयास लिखेगा। अंत में मैं साक्षी परमार को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के अतिथि
सुश्री आंचल गोले जी के प्रति आभार व्यक्त करने की कृपा करें। BM फर्स्ट ईयर से सुश्री आंचल गोले जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने बहुमूल्य समय निकालकर हमें प्रदान किया और हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई और वो अपने संघर्ष के बारे में भी बताया उन्होंने, तो मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।